So hey guys, welcome back to my channel English Kiner. My name is Kauri Sharma and I'm here with another topic, that is Introduction to IELTS. First of all, starting this video, I need support of all of you. So first of all, please have a look and comment down, like my video, share to my channel and subscribe to my channel. Cause if you will motivate me, then I will bring a new stuff and good stuff for you. So let's start our today's topic, that is Introduction to IELTS. First of all, we will learn about that how to pronounce the IELTS. So like some people I have seen that who are pronouncing it wrong, like IELTS or something like that. This is not a good pronunciation at all. You have to pronounce this word IELTS. IELTS. Because T is silent in this word, you just need to speak up ILES. T is a silent word in this word. So I hope that you come to know that how to pronounce this word IELTS. IELTS. Our second thing is that what is the full form of IELTS? IELTS. International English Language Testing System. International English Language Testing System. I have repeated this 2 times because this is the exam which we are going to give. So first of all, we should know that what is the full form of this particular exam. So ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमारे कंडक्ट होता है हमें अब्रॉड कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए, जाने के लिए. If you want to immigrate to abroad countries for your higher studies or for your jobs or anything you want to achieve there, so this is that exam which will available for you every time in abroad countries. I mean to say that when you will go outside, if you tell someone that yes, I have got this much bands और मैंने IELTS का एग्ज़ाम क्लियर किया और समथिंग लाइक दैट, तो वो उसको सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ ये IELTS क्लियर करके आया तो इसको इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है. सो IELTS ये बना किस लिए है? ये IELTS एग्ज़ाम इसलिए बना है क्योंकि पहले के टाइम में जब किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, कोई इंडिया से अब्रॉड कंट्रीज़ में जाता था तो वो अपनी बात बताने के लिए एबल नहीं हो पाता था क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं आती है और बाहर तो मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश ही समझ में आती है, तो वो इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे, अपनी मन की बात नहीं बता पाते थे. दैट्स वाई दिस इज़ द एग्ज़ाम जिसको बनाया गया है कि आपको सबसे पहले इंग्लिश आनी चाहिए, तभी ही आप बाहर जा सकते हैं. सो दिस इज़ दैट एग्ज़ाम विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू इमिग्रेट टू द अब्रॉड कंट्रीज फॉर एनी पर्पस यू वांट टू. सो नेक्स्ट इज़ दैट व्हाई दिस IELTS एग्ज़ाम इज़ डिज़ाइंड फॉर. सो ये एग्ज़ाम बना किस लिए है? सो दिस इज़ मेड फॉर टू चेक द एबिलिटी ऑफ द पीपल for this particular language, that they know how to speak or how to write or how to read or how they are able to listen. Because you know that when we go to abroad countries, people are used to speak in different accent that maybe some people understand and some may not. तो इसीलिए listening भी important मानी जाती है हमारे इस IELTS एग्ज़ाम को लेकर. तो इसीलिए ही ये एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होता है ताकि उनको जानने को मिल जाए कि हाँ हम लोग हर चीज़ में, हर कैटेगरी में परफेक्ट हैं बाहर जाने के लिए. और इस एग्ज़ाम की स्पेशलिटी क्या है? अब इस एग्ज़ाम में ऐसा स्पेशल क्या है जो ये एग्ज़ाम इतना फेमस है? ये इसलिए है और इस एग्ज़ाम को ही अब्रॉड जाने के लिए ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम हमारा लगता है क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि फेयरेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है. सो व्हाई इट इज़ कंसीडर्ड टू बी एज फेयरेस्ट एग्ज़ाम? क्योंकि इन दिस एग्ज़ाम द पीपल फ्रॉम विच वी इंटरेक्ट, लाइक आपको पता है कि स्पीकिंग में हमें एक अपना गाइडर मिलता है जिससे हम बातें करते हैं और वो हमारी स्किल्स को पहचानता है कि हाँ ये इंग्लिश बोलने में एबल है, तो उसमें हमारी इंटरेक्शंस होती हैं इस हमारे IELTS के एग्ज़ाम में. तो इसीलिए ये हमारा फेयरेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है ये IELTS एग्ज़ाम. इसीलिए इसको फेयरेस्ट कहा जाता है कि बाहर अब्रॉड कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए ये एक फेयर एग्ज़ाम है. सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस IELTS एग्ज़ाम, योर एज शुड बी 16 years old. तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए
अवेलेबल होना चाहते हैं और इसको आप भरना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, तो जो इसकी वैलिड एज है दैट इज़ 16 ईयर्स ओल्ड। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी पहले तो एज होनी चाहिए 16 ईयर्स या 16 अबव होनी चाहिए एज, और साथ में आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड हो। तो पासपोर्ट और एज इज़ द टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू गिव योर आइल्स एग्ज़ाम। और जो आइल्स एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम हम बार बार दे सकते हैं, इसकी कोई एंडिंग नहीं है कि हम कब नहीं दे सकते, इसकी एंडिंग नहीं है। तो ये आप कभी भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब आप इस एग्ज़ाम को दे देते हैं उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है दैट यस यू हैव क्लियर्ड योर आइल्स एग्ज़ाम, देन द वैलिडिटी ऑफ दैट सर्टिफिकेट इज़ फॉर 2 ईयर्स। उसकी वैलिडिटी 2 सालों के लिए होती है। 2 साल तक आप उस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसकी वैलिडेशन ख़त्म हो जाती है। देन यू हैव टू गो फॉर द न्यू एग्ज़ाम। इन दिस आइल्स एग्ज़ाम वी हैव 4 categories. 4 categories, maximum people knows about it. That is speaking, listening, writing and reading. So these are the 4 categories which are needed to go for your IELTS एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो ये 4 चीज़ें आपको मस्ट हैं और इन चारों चीज़ों के लिए आपका फोटे भी अलग अलग होता है। कई लोग रीडिंग राइटिंग में ज़्यादा बेस्ट होते हैं रेदर देन दैट स्पीकिंग और लिसनिंग। तो आपको ये फोटे में भी चलना चाहिए कि हाँ जो आपके लिए ज़्यादा इजी चीज़ है उस पर आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स में भी होता है, हमें इंग्लिश हिंदी ईजी लगती है तो हम उसके लिए थोड़ा कम देते हैं, और जो हमारे जो हार्डर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ज़्यादा देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इजी वाले आपको बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है कि येस आई नो दिस, आई विल नॉट गो फर्दर फॉर दिस। No, I'm not saying that, but I'm saying that yes, you can give your less concentration to that easiest one rather than your toughest one. So आपको ऐसे अपने आप 2 काइंड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको कि आपको क्या चीज़ कितने टाइम पढ़नी है और क्या चीज़ कितने टाइम नहीं करना है। आई थिंक यू कम टू नो दैट देर इज़ 4 categorization: reading, listening, writing and speaking. So now I'm going to tell you that this 4 is very important to immigrate to the abroad countries. तो अब मैं इस 4 कैटेगरीज की आपको बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ये कैसे किस तरह से ये एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो बताने वाली हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको ये एग्ज़ाम करना कैसे है। तो let's start further. So we have 2 categories in this also, like receptive skills and productive skills. जो receptive skills है हमारी उसमें हमारा आता है reading and listening, और जो हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स है उसमें आती है हमारी स्पीकिंग एंड राइटिंग। व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस 4 सेक्शंस? राइटिंग और जो रीडिंग है उसके लिए हमें 60 मिनट्स दिए जाते हैं इन 2 चीज़ों को करने के लिए, एंड फॉर लिसनिंग वी गेट 40 मिनट्स एंड फॉर द स्पीकिंग सेक्शन वी गेट 11 to 14 मिनट्स। तो ये थी टाइम ड्यूरेशंस जिसमें आपको ये 4 सेक्शंस को करना होता है। मतलब कि जो आपका रीडिंग राइटिंग एंड आपका लिसनिंग है ये एक दिन में कंडक्ट होता है। यह आपको ब्रिटिश काउंसिल से बताया जाता है कि इस दिन आपकी तीनों चीज़ें कंडक्ट होंगी और आपको उस तीनों चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट जो ये तीनों चीज़ें हैं इन तीनों चीज़ों को करने के लिए रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग जो टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी लगेगी वो होगी 2 hours and 40 minutes। इस टाइम के बीच में आपकी तीनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग। और इस 2 hours 40 minutes के बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता है, आपको लगातार इन 3 सेक्शंस को कंप्लीट करके ही जाना होता है। एंड फॉर स्पीकिंग ब्रिटिश काउंसिल विल गिव यू शेड्यूल दैट मे बी दे कैन गिव यू ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑन विच these 3 sections are conducting, or maybe they can give before 7 days or after 7 days, that is depend on them। but जो 3 चीज़ें ये एक दिन में ही होंगी और इसके बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, और 2 hours and 40 minutes आपको तीनों चीज़ों को करने के लिए लगेंगे। so now I'm gonna tell you that इन चारों सेक्शन में होता क्या क्या है, हमें क्या क्या करना होता है। so number 1 is listening. for listening you will get 40 minutes। इसके लिए लिसनिंग के लिए आपको 40 मिनट मिलने वाले हैं। इस 40 मिनट के बीच में आपको ये वाला सेक्शन फिनिश करना है। तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, लाइक 1 2 3 4।
4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपको पहला वाला सबसे इजी सेक्शन आता है एंड फोर्थ वाला सबसे टफेस्ट होता है। आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इजी से ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है ये 4 सेक्शंस के बीच में। और इसमें आपको होता क्या है कि आपको एक ऑडियो लगा दिया जाता है और आपको वो सुनना होता है। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको राइट करना होता है, जो आपको पेपर गिवन होता है। और एंड में जब आप वो एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स या कोई वहाँ के बोलेंगे तो उनकी एक्सेंट अलग होगी, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए वो लिसनिंग दिया होता है। और साथ में आपको वो चीज़ें जो वो बोलते हैं, जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। एंड आफ्टर इट एग्ज़ाम यू विल बी गेट 10 मिनट्स टू रीचेक दैट एग्ज़ाम। वो आपको बुकलेट मिलती है जिससे आप फिर से क्वेश्चंस को रीचेक कर सकते हैं। तो ये होता है लिसनिंग में मिनिमम कि आपको ऑडियो मिलता है और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ईजीएस्ट टू मोस्ट डिफ़िकल्ट। So this was the listening. Guys, in reading you will be get 60 minutes और 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको रीडिंग के लिए। तो रीडिंग में भी हमारी 2 कैटेगरीज होती हैं, जनरल एंड एकेडमिक। सो व्हाट आर द 2 टाइप्स इन रीडिंग? दैट इज जनरल एंड एकेडमिक। तो जो जनरल होता है हमारा, जनरल में हमें पैसेज मिलता है एक, जिसमें हमें 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हमें उस पैसेज से देख के सॉल्व करने होते हैं। और जो एकेडमिक वाले होते हैं उनमें जो थोड़ा पैसेज होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल पे होता है और वो थोड़ा लंबा होता है रेदर देन इफ़ यू कंपेयर एज जनरल। सो एकेडमिक में वो लंबा होता है और उसमें भी लेकिन आपको क्वेश्चंस 40 ही दिए जाते हैं, तो आपको उसको देख के, उस पैसेज को देख के ऑब्जर्व करके सॉल्व करना होता है सही तरीके से। सो रीडिंग में ये चीज़ होती है कि इसमें 2 कैटेगरीज होती है, जनरल और एकेडमिक। तो आपको मिलते 40 क्वेश्चंस है, लेकिन पैसेज में डिफरेंस होता है। जो आपका फर्स्ट पैसेज होता है वो थोड़ा शॉर्ट में होता है और जो दूसरा होता है एकेडमिक वालों का वो थोड़ा लंबे में होता है। सो दिस इज़ द रीडिंग पोर्शन। सो as for writing also, as compared to reading, the time duration is 60 minutes and for writing is also the same, that is 60 minutes। तो इस राइटिंग के लिए भी आपको 1 घंटा मिलता है अपनी राइटिंग सेक्शन को करने के लिए। सो राइटिंग में क्या होता है, टास्क 1 होता है और टास्क 2 होता है। तो जो टास्क 1 होता है उसको सॉल्व करने के लिए यू विल बी गेट 20 मिनट्स एंड फॉर सॉल्विंग योर टास्क 2 यू विल बी गेट 40 मिनट्स। तो क्या होता है, जो हमारा पहला टास्क होता है, जो हमारे 20 मिनट्स वाला होता है, उसमें हमें क्या होता है, उसमें हमें एक लेटर दिया जाता है जो कि इनफॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, किस भी टाइप का हो सकता है। तो वो आपको 20 मिनट्स में उस लेटर को सॉल्व करना होता है। तो उसमें हमें लेटर दिया जाता है, तो लेटर बहुत इजी होते हैं, आई थिंक सो लेटर्स के लिए हमें 20 मिनट्स इज़ अ इनफ टाइम। एंड इन 40 मिनट्स हमें मिलते हैं जो दूसरा हमारा टास्क 2 होता है हमारे एसेस के लिए। एसेस भी ईजी होते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो हमें टॉपिक दिया जाता है और वो हमें खुद बनाने होते हैं एसेस के आंसर्स एंड एवरीथिंग। सो इसके लिए राइटिंग के लिए आपको ऐसे के लिए यू विल बी गेट 40 मिनट्स। सो आई थिंक द टाइम ड्यूरेशन इज़ वेरी गुड फॉर दिस राइटिंग स्किल्स एंड फॉर राइटिंग एग्जाम्स। तो आपको लग गया होगा पता कि टास्क 1 और टास्क 2 होता है, जिसमें टास्क 1 विल बी ऑफ लेटर्स एंड टास्क 2 विल बी ऑफ एसेस। So this was the writing portion. So for speaking time duration is 11 to 14 minutes. तो speaking में हमारा क्या होता है, हमारे 3 steps होते हैं, step 1, step 2 and step 3। speaking में क्या होता है, हमें सामने जो हमारा एग्ज़ाम ले रहे थे, हमारे पास एग्जामिनर दिया जाता है उस स्पीकिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जो पहला स्टेप होता है हमारा, वो एक नॉर्मल हमारी ब्रीफ कन्वर्सेशन होती है, मतलब नॉर्मल सी कन्वर्सेशन होती है। दे विल आस्क अबाउट योर इंट्रोडक्शन और मतलब बहुत हल्की बातचीत होती है उसमें बस वो आपका पता लगाते हैं कि आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। फिर दिस वॉज द स्टेप 1 विच विल ओनली अ ब्रीफ कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। सो इन सेकेंड स्टेप में आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है कि आप उस टॉपिक के लिए प्रिपरेशन कर सकें, और उसके बाद आपको वो टॉपिक 1 मिनट के बाद बोलना होता है। उसके लिए आपको पेंसिल दी जाती है और एक रफ पेपर होता है जिसमें आप वो अपना टॉपिक रेडी कर लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे दिमाग में उस टाइम आती हैं, राइट डाउन कर लेते हैं उसको, ताकि हम आगे जब वो टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो हम भूलें ना।
So for this you will be get a rough paper or pencil. So you will be given 1 minute to prepare your topic, and after that there will be a 1 to 2 minutes time duration. You have to speak out that topic. तो इसमें आपको सेकेंड स्टेप में ये चीज़ करनी होती है. एंड फॉर द थर्ड स्टेप they will just ask you 6 or 7 question regarding and depend on your second topic. मतलब जो आपने second topic बोला है, जैसे if they have given you कि tell your childhood experience, तो आपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में लिखा कि हाँ माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ लाइक आई गो टू ओनम, मैंने बोट्स चलाई, अपने एक्सपीरियंस बताया कि मैं कितना खुश था उस टाइम, ऐसे ऐसे. तो वो उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या आपसे उसी के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए. तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 11 to 14 minutes. So this is my speaking portion. So I hope that you have watched my full video, and I just want that you all get prepared for your IELTS exam, because I know that everyone dream to be go to the abroad countries, and if IELTS exam certificate will be in your hand, that you will be much confidence about your English language. आपको खुद को भी लगेगा कि हाँ मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. सो मैंने आपको वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आपको लगा कि जो मैंने आपको बताया that was important and that matter for you, so please I'm saying once again that like my video, comment down, share to my channel and subscribe to my channel. So thanks for watching my video.